हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का जो है विज्ञान सब्जेक्ट जो है हल करने वाले हैं। और इसके पहले हम लोग जो है यूनिट नंबर 8 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा जो है आज का यूनिट नंबर 9 है। रासायनिक सूत्र के बारे में बात करेंगे, रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं, ठीक है। और तत्वों का जो है वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, और परमाणु क्रमांक के बारे में, परमाणु भार के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक के बारे में बिल्कुल हम लोग जो है बात करेंगे, ठीक है। जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। और जो क्वेश्चन बना हुआ है उस पर भी हम लोग जो है बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ चुका है। तो एक ही यूनिट यानी ये यूनिट जो है एक ही वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर बात करें इसके नोट्स की, तो ये नोट्स आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जो है प्राप्त हो जाएगा। तो ये वन शॉट वीडियो आप लोग नहीं देखें इसके पहले का, तो आप लोग चैनल पर जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है चेक कर सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट जो है आप सभी लोगों को मिल जाएगा इसका। तो अगर हम बात करें तो इसके पहले हम लोग जो है यूनिट नंबर फर्स्ट यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 8 तक जो है बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग यूनिट नंबर 9 की बात करेंगे। इसमें रासायनिक सूत्र की बात करेंगे, रासायनिक अपक्रिया और तत्वों का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद में हमारा बचेगा जो है 3 यूनिट और बचेगा, जो कि बिल्कुल समाप्त करेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम के पहले। तो आप लोग जो है क्लास डेली ज्वाइन करते रहिए। तो यहाँ पे ये मैराथन क्लास है। और इसके पहले जो है अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका नहीं किए हैं तो आप लोग वहाँ से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं और उसके बाद में क्लास देख सकते हैं कि उसमें जो है किस प्रकार से जो है पढ़ाया जाता है, आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बना हुआ है। तो आप लोग जो है किसी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप लोग चैनल पर जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है एक बार चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोग इसका जो है प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग जो है एक एक करके जो है बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग यूनिट नंबर 9 की आज बात करेंगे आज के वीडियो में बिल्कुल विस्तार से, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर में आपके लिखा है रासायनिक सूत्र के बारे में, यानी जो अलग अलग प्रकार के सूत्र होते हैं उसके बारे में, और रासायनिक जो अपक्रियाएं होती हैं, और तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से जो है किया गया है, उन सभी के बारे में जो है यहाँ पे बात करना है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमेशा आता है, ठीक है। और ये यूनिट नंबर जो है ये बड़ा रहेगा, तो आप लोग जो है आराम से पढ़ते रहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल फार्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित तत्वों और उनके अनुपात को जो है दर्शाता है। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र और उनके प्रतीक और सूत्र के बारे में हम बात करते हैं। जैसे ये सभी लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का वो होता है, कार्बन का C होता है, ठीक है, नाइट्रोजन, सोडियम और मैग्नीशियम ये हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सल्फर हो गया। तो इन सभी के बारे में जो है आप लोगों को पता होगा, क्लोरीन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। तो इन सभी के बारे में पता होगा, तो इसमें जो है कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। परमाणु क्रमांक भी जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। वैसे अभी तक जो है परमाणु क्रमांक के बारे में पूछा नहीं गया है, ठीक, बल्कि समस्थानिक और संभारिक के बारे में बात करेंगे, वहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है आपके एग्जाम में। तो कुछ महत्वपूर्ण, अब यहाँ पे हमने क्या बात किया, तत्व का नाम और रासायनिक सूत्र के बारे में बात किया। अब यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ यौगिक और उसके रासायनिक सूत्र के बारे में बात करते हैं। जैसे वाटर का जो है H2O होता है, ये सभी को पता होगा। अमोनिया का NH3 होता है, मीथेन का जो है CH4 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, उसके बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया HNO3, उसके बाद में सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि नमक होता है, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये जो है आपके एग्जाम में ये पूछा गया है इसका सूत्र। उसके बाद में ग्लूकोज का आप लोग याद कर लीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट है, C6H12O6, ठीक है। ये जो है सूत्र जहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा है उसको आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम में जो है बन चुका है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे सेकंड नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने देखा यौगिक और उसके सूत्र के बारे में, जो आपके एग्जाम में बन सकता है। अब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में। यहाँ पे दिया है रासायनिक अपक्रियाएं, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है।
तो रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती है? रासायनिक अपक्रियाएं वह प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें एक या अधिक पदार्थ जो है आपस में मिलकर एक नया जो है पदार्थ यानी उत्पाद जो है बनाता है। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार की अगर बात करें तो यहाँ पे संयोजन अपक्रिया, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जो है एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर इसमें एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन में, यहाँ पे आप लोग H2O2, यहाँ से थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है तो इतना जो है ये नहीं रहेगा। यहाँ पे जैसे H2 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन का रिएक्शन करके जल बनता है, ठीक है। H2O, H2O2 बनेगा, ठीक है। H2O, ये वो बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है, जल बनेगा। तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया के मिलने से जो है पानी बनता है। अगर यहाँ पे जो है किसी भी एलिमेंट के बारे में आपको नहीं पता है तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन हो गया, H2 हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इनको जो है मिलकर जो है क्या बनता है? H2O बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद में विघटन अपक्रिया क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक यौगिक जो है टूट कर जो है अधिक सरल यौगिक में जो है विभाजित हो जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये है और ये टूट कर जो है बी और सी या डी में जो है विभाजित हो जाता है, ठीक है। विघटन, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है विघटन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है, ठीक है। यहाँ पे इतना, ये इसका जब टेलीग्राम पे नोट्स मिलेगा तो इसको जो है एडिटिंग करा देंगे। यहाँ पे क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो है आपके एग्जाम में इसका ये सूत्र जो है, रासायनिक सूत्र जो है पूछा गया है एग्जाम। ये इतना रिएक्शन में नहीं रहेगा। उसके बाद में विस्थापन अपक्रिया क्या होता है कि इसमें जो है एक तत्व किसी यौगिक से जो है दूसरे तत्व को जो है प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जेडियन जिंक, जिंक जो होता है ये कॉपर सल्फेट को जो है विस्थापित करके जो है जिंक सल्फेट बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है। ये जो है दोबारा टाइप हो गया है, इसको आप काट सकते हैं, ठीक है। तो ये विस्थापन अपक्रिया हो गया। इसमें क्या होता है कि एक तत्व जो है यौगिक से दूसरे तत्व को जो है प्रतिस्थापित कर देता है। उसके बाद में दोहरा विस्थापन अपक्रिया क्या होता है कि जब दो यौगिक जो है यौगिक के आयन आपस में अदल बदल कर जो है नए यौगिक बनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, उसके बाद में सिल्वर नाइट्रेट की अपक्रिया से जो है सिल्वर क्लोराइड बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर AgCl, सिल्वर यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बनता है। NaCl हो गया और उसके बाद में सिल्वर नाइट्रेट हो गया AgNO3 की अपक्रिया से जो है सिल्वर क्लोराइड, ये AgNO3। यहाँ पे आप इतना जो है रिपीटेड हो गया है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। सिल्वर यहाँ पे क्लोराइड बनता है, ठीक है, यहाँ पे AgCl। उसके बाद में ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है? इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का जोड़ना, जो ऑक्सीजन होता है इसका जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का जो है निकलना, ये ऑक्सीकरण होता है और इसका उल्टा जो है अपचयन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जब किसी तत्व का जो है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन ग्रहण करना और किसी अन्य तत्व का जो है अपचयन यानी ऑक्सीजन त्याग होता है, तो इसी को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। कब होता है? ऑक्सीजन का ग्रहण करना, और अपचयन कब होता है? ऑक्सीजन का जो है त्याग करना। जब दोनों एक साथ होता है तो इसको जो है रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण जब होता है होकर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जो है रासायनिक के प्रकार देखें, किस ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में बात किए। तो इससे आगे जो है आप लोगों के एग्जाम में इससे ज़्यादा कठिन नहीं आ सकता है, ठीक है, इतना जो है पर्याप्त है। तो रासायनिक अपक्रिया के बारे में बात किया और यौगिक के बारे में बात किया जो आपके एग्जाम में बन सकता है। अब हम देखते हैं आपके सिलेबस में दिया है कि तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर जो है उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर जो है वर्गीकृत किया जा सकता है।
तत्वों के प्रमुख वर्ग की हम बात करें तो इसमें जैसे एक धातु हो गया, अधातु हो गया और उपधातु हो गया। धातु क्या होता है? ये अच्छे जो है विद्युत और ऊष्मा के जो है चालक होते हैं, चमकदार होते हैं, तन्य होते हैं, कठोर होते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धातु जो है, धातु के लक्षण बताइए, धातु के गुण क्या होते हैं, अधातु के गुण क्या होते हैं, उपधातु के गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी विशेषताओं के बारे में पता हो गया और उसके बाद में उदाहरण कौन कौन से धातु होते हैं, कौन कौन से अधातु होते हैं और उपधातु होते हैं, ठीक है। तो धातु के बारे में देखा कि हमने ये अच्छे जो है विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, ये चमकदार होते हैं और तन्य होते हैं और कठोर होते हैं, ठीक है। अधातु के बारे में बात करें तो ये विद्युत और ऊष्मा के जो है कुचालक होते हैं और ये भंगुर होते हैं और इसमें जो है चमक नहीं होती है। उपधातु क्या होता है कि धातु और उपधातु, अधातु जो है दोनों के इसमें ये और धातु के गुण और अधातु के गुण जो है दोनों पाए जाते हैं। अगर हम बात करें धातु की तो आपका सोडियम धातु हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और सल्फर हो गया, ये अधातु होती हैं। सिलिकॉन हो गया, बोरान और जर्मेनियम, ये सभी जो है उपधातु होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है आवर्त सारणी में जो है तत्वों का वर्गीकरण के बारे में बात करें आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग, तो मेंडलीव ने जो है तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है वर्गीकृत किया था। जबकि अगर हम वर्तमान समय की बात करें यानी आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो हेनरी मोजले द्वारा जो है ये परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है किया गया है। तो क्वेश्चन यही से पूछता है, ये नहीं पूछता है कि मेंडलीव के तत्वों को उनके परमाणु के किस द्रव्यमान के आधार पर रखा गया है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर या परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो हेनरी में मोजले हैं द्वारा जो है परमाणु क्रमांक को जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है उनको रखा गया है। तो मुख्य समूह मेन ग्रुप की अगर हम बात करें तो क्षारीय धातु हो गया, क्षारीय मृदा धातु, हैलोजन धातु और निष्क्रिय धातु। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे क्षारीय धातु के बारे में जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और क्षारीय मृदा धातु हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम और हैलोजन की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लो क्लोज बारिश आई, ठीक है। फ्लो क्लोज बारिश आई, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे निष्क्रिय गैस की बात करें तो इसका जो है अष्टक क्या होता है, ये जो है निष्क्रिय रहता है। निष्क्रिय इसलिए रहता है क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट सेल होता है ये जो है बिल्कुल यहाँ पे पूर्ण होता है, इसका अष्टक जो है कंप्लीट होता है। तो ये हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, इस प्रकार से याद कर सकते हैं आप लोग। हीनिया, हीनिया क्रिजीरे। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि जो है निष्क्रिय गैस तत्वों के नाम बताइए तो यहाँ पे ही से हो गया हीलियम, नी से नियान और यहाँ पे बड़ा आ से आर्गन हो गया, ये क्रिप्टान हो गया, जीनान और रेडान, ठीक है। 6 तत्व यहाँ पे जो है आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो है मुख्य समूह जो होते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं गया लेकिन निष्क्रिय तत्व के बारे में जो है आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में रासायनिक बंध के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। तो यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है किसमें जो है कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है या सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो इन सभी के बारे में जो है आपके एग्जाम में 1 नंबर यहाँ से बिल्कुल आपका 1 नंबर फिक्स है, ठीक है। तो रासायनिक बंध वह बल होता है जो दो या अधिक परमाणुओं के एक साथ जो है जोड़कर अणु बनाता है। परमाणुओं को जो है इसमें जोड़कर एक से अधिक परमाणु रहते हैं, वो मिलकर जो है एक अणु बनाते हैं। और यह परमाणुओं के बीच जो है इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान और साझा करके जो है साझा के कारण जो है बनते हैं रासायनिक बंध बनते हैं। तो रासायनिक बंध के प्रकार की बार अगर हम बात करें तो पहला जो बंध होता है ये आयनिक बंध हो गया, आयनिक बंध इसी को कहते हैं विद्युत आयनी बंध, ठीक है। यह बंध जो है धातु और अधातु के बीच जो है बनता है। जब धातु रहता है और अधातु रहता है तो उसी के बीच में जो है ये आयनिक बंध बनता है। इसमें धातु जो है अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है जो त्यागता है, जैसे सोडियम धातु हो गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, सोडियम का जो है 11 होता है जो कि 2, 8 2 10 1 11। अगर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर त्याग करेगा तो इस पे जो है क्या होगा, ये सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जो कि कैटायन इसे कहते हैं। और आधातु जो होता है ये इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करता है और जो ग्रहण करेगा उसको जो है हम ऋणायन कहेंगे, एनायन कहेंगे।
तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सा जो है पॉजिटिव आयन होता है किस पे और किस पे जो है निगेटिव आयन होता है, ठीक है। यह बंध जो है आयनों के बीच विद्युत आकर्षण बल से जो है बनता है, विद्युत आकर्षण बल से ये बनता है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, जैसे NaCl की अगर हम बात करें तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव के कारण ये बंध बनता है। इसमें क्या होता है, सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसके कारण इस पे जो है पॉजिटिव आवेश आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और क्लोरीन क्या होता है, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रहण करता है, जिसके कारण इस पे जो है निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम अपनी बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे देता है। सोडियम का जो है परमाणु क्रमांक जो है 11 होता है। तो 2, 8, 2, 10 और 1, 11, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको जो है ये क्लोरीन को जो है ये डोनेट कर देता है, ठीक है, क्लोरीन को दे देता है। और इससे क्या होता है कि सोडियम पे पॉजिटिव, क्योंकि ये जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन को दिया है, क्लोरीन जब लिया है तो इसको जो है निगेटिव चार्ज इस पे बन जाता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण जो है बंधित होता है। तो यहाँ पे हमने देखा जो है ये कौन सा बंध था, आयनिक बंध था, आयनिक बॉन्ड के बारे में देखा। और यहाँ पे ये फेमस एग्जांपल है कि सोडियम क्लोराइड जो है टूटता है जब अपघटित होता है, तो ये सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में जो है माइनस चार्ज आ जाता है। और क्यों आता है प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इसके बारे में हमने बात किया। अब सेकंड बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो है साझा करके ये बनता है और ये दो अधातुओं के बीच जो है बनता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिससे जो है उनका ऑक्टेट जो है पूरा होता है। और ये बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट जो सेल होता है वो अपना अष्टक अपना अलग अलग प्रकार से अष्टक पूरा करने के लिए बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सहसंयोजक बंध में जो है प्रकार के बारे में बात करें तो एकल सहसंयोजक बंध, यहाँ से जो है क्वेश्चन ये एग्जाम्पल जो दिया है H2 दिया है, उसके बाद में हम जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो गया, तो इन सभी के बारे में जो है बिल्कुल वहाँ पे देगा कि किसमें जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो इस पे जो है हम लोग एक-एक करके बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो कि यही से जो है इसमें केवल बॉन्ड पूछता है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड दे देगा कि H2 में जो है कौन सा निम्नलिखित में से बॉन्ड पाया जाता है, 4 ऑप्शन दे दे तो वहाँ पे आपको सही करना होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि Z बराबर P बराबर E होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये होता है, ठीक है। जिसमें अगर परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या 1 होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 1 होगा। वह एक युग्म साझा करके जो है स्थिर H2 अणु बनाते हैं। अब इस H2 अणु किस प्रकार से स्थिर होते हैं, क्योंकि जो है जो अस्थाई यौगिक होते हैं, अस्थाई किस प्रकार से बनाते हैं, कोई भी तत्व हो गया अस्थाई बनाने के लिए उसको ये आवश्यक है कि उसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रहे या 8 इलेक्ट्रॉन रहे। तो इसमें यही एकमात्र जो है हाइड्रोजन जो है ये होता है कि जो लास्ट कोर्स में ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके जो है ये अपना अष्टक पूर्ण नहीं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं जिससे ये जो है अस्थाई हो जाता है। अब यहाँ पे किस प्रकार से अस्थाई होता है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Z बराबर P बराबर E होता है। ये अभी हमने बताया कि अगर परमाणु क्रमांक 1 है तो प्रोटॉनों की संख्या होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी। जो कि हम जो बॉन्ड बनाते हैं ये इलेक्ट्रॉनों की सहायता से जो है बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसमें जैसे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे दर्शाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। अब इसको जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें रहता है वो भी अस्थाई हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो भी अस्थाई हो जाता है, अभी हमने बताया। तो यहाँ पे इससे एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन ले लेगा यहाँ पे, तो इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, जो कि ये अपना जिस प्रकार से अन्य तत्व होते हैं अष्टक प्राप्त करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये अस्थाई हो गया। अब ये जो है ये हाइड्रोजन दूसरा वाला जो है इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे जो है
सहसंयोजक बंध बनता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो है एकल सहसंयोजक बंध बनता है, यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यही है, इसके एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है इसमें एकल सहसंयोजक बंध बनता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होता है ये हमने बताया, ये आप लोग सूत्र याद कर लीजिए। और वह एक युग्म में पेयर साझा करके जो है H2 अणु बनाते हैं, तो ये जो है H2 अणु बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड किस प्रकार से बनता है, ऑक्सीजन जैसे यहाँ पे द्विगुण सहसंयोजक बंध हिंदी में कहते हैं डबल कोवेलेंट। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। तो प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के पास जो है 6 बाह्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 है, अगर इसमें प्लस हम 2 कर दें तो ये अस्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन जो हम लुईस से पेयर की, यहाँ पे ये लुईस स्ट्रक्चर है, लुईस लुईस संरचना संरचना। ये आपको जो है ये बनाना नहीं रहता है, बल्कि ये आपको याद रहना चाहिए, तभी आप लोग कर पाएंगे। या तो आप लोग सबसे अच्छा कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसके आगे लिख लीजिए H2, उसके बाद में डबल कोवेलेंट बॉन्ड में O2। ये एग्जाम्पल एक एक करके आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, रट लीजिए या तो समझ लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का हम बनाते हैं, तो ऑक्सीजन में जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 है। इसको जो है प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो आवश्यकता है ये तो जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट में 6 है, तो इसको हम इस प्रकार से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने जो है इंडिकेट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे इस ऑक्सीजन की ये हो गया, यहाँ पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे दर्शा दिए हैं। अब उसके बाद में हम बात करें तो इसका अष्टक किस प्रकार से पूर्ण होगा, इसको जो है 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इस ऑक्सीजन का जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके पहले जो है 6 इलेक्ट्रॉन था, अब ये 2 लेगा, तो इसके पास जो है 8 हो गया, जो कि इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। इसके पहले हमने जो बताया, जो हाइड्रोजन होता है उसमें जो है वो अष्टक नहीं कंप्लीट करता है, बल्कि जिसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी जो है अस्थायी हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये ऑक्सीजन अस्थायी हुआ। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है, जब हम सहसंयोजक बंध की बात करते हैं तो यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा O2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। यहाँ पे इस प्रकार से आप 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेगा, तो इसका भी जो है 6 था और ये 2 लिया, तो ये आपका टोटल हो गया 8। तो इस प्रकार से ये आपका जो है ये O2 जो है अणु बन जाएगा। ठीक है, इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन जोड़िए जोड़ियों को जो है साझा करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो है इसमें साझा किया जाता है, जिसे जो है कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल देखा, डबल देखा और ट्रिपल देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है फिक्स, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में त्रिगुण सहसंयोजक बंध, यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन यही पूछा गया है कि N2 जो नाइट्रोजन होता है इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है। ठीक है, नाइट्रोजन का तो यहाँ पे हम देखते हैं नाइट्रोजन का जो है लुईस स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का 7 होता है, जो कि 2 हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसको जो है अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो ये टोटल कितना होगा, 8 होगा, जो कि जब 8 होगा तो ये अस्थायी हो जाएगा। अभी ये अस्थायी है। ठीक है, तो 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, सहसंयोजक बंध जो है यहाँ पे बनाएंगे। तो किस प्रकार से डबल बंध, इसमें देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो हमने बनाया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का जो है साझा होता है, तो डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे O2 कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N2 की संरचना के बारे में हम देखते हैं। बाह्यतम कोश में जो है 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आउटर ये नाइट्रोजन जो होता है ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। इसमें जो है आउटर सेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको अगर हम बनाना चाहें तो देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन हो गया, इसमें अगर 5 होता है तो यहाँ पे 5 किस प्रकार से बना सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन यहाँ पे बन गया,
सेम इसी प्रकार से जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में इसको हम देखते हैं कि कौन कौन सा जो है कितने इलेक्ट्रॉनों का जो है साझा होगा। यहाँ पे इसको जो है 3 और 2 5, इसके पास जो है अभी तक 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको जो है 3 इलेक्ट्रॉन अगर प्राप्त हो जाए तो ये अपना आज तक जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे 5, तो इसके लिए हम 3 का जो है साझा करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इससे हम ले लिए। तो इसका जो है अब कंप्लीट हो गया, आज तक ये अस्थाई हो गया। उसके बाद में ये अगर 3 लिए हैं तो 3 देना पड़ेगा। तो यहाँ इस प्रकार से 3 हम इससे ले लेते हैं। तो ये क्या बन गया? ये आपका बन गया एन ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि जो है 3 इलेक्ट्रॉन का हम साझा किए हैं। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया जो कि आपका हो गया N2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि नाइट्रोजन में किस प्रकार से 5 बाय इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता है। और उसके बाद में वह 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो होता है ये जो है साझा किया जाता है, जो कि त्रिगुण बंध बनता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ हमने जो है लुईस स्ट्रक्चर ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन जो है याद रहना चाहिए। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, जैसे परमाणु क्रमांक की बात करें तो 1 से लेकर 20 तक कम से कम याद रहना चाहिए, क्योंकि याद रहेगा तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा आप लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं मेटेलिक बॉन्ड, जो धात्विक बंध बनता है। इसमें जो है याद करने वाली बात ये है कि ये केवल जो है धातुओं में बनता है, केवल जो है धातुओं में बनता है। और हमने जो सहसंयोजक बंध के बारे में बात किया, सहसंयोजक बंध ये केवल जो है ये 2 अधातुओं में बनता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो आयनिक बंध था, ये धातु और अधातु दोनों में बनता है, ठीक है। तो इसको आप लोग समराइज कर सकते हैं, ठीक इस प्रकार से। अब हम देखते हैं यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड, तो यह केवल जो है धातुओं में बनता है, ये जो है याद कर लीजिएगा। इसमें परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को जो है मुक्त कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन सागर मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल इसी को कहते हैं। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके उदाहरण की बात करें, जैसे तांबा हो गया और लोहा हो गया। धातु के परमाणु जो है घने जाल में जो है व्यवस्थित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु को विद्युत और ऊष्मा का जो है अच्छा चालक बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन बंध क्या होता है, इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन जो है ये टॉपिक में दिया है तो हम लोग जो है बात करेंगे इस पे। तो यह बंध जो है सहसंयोजक रूप से जो है जुड़े हाइड्रोजन और अत्यधिक जो विद्युत ऋणात्मक परमाणु होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, के बीच जो है बनता है। ये जो है इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे H2O में जो बनता है, ये इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यह बंध जो है जल और जैविक अणुओं में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग याद कर सकते हैं, जल जल में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, जिससे हाइड्रोजन आंशिक रूप से जो है धनात्मक यहाँ पे आ जाता है। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से लिखा जाता है, पार्शियल का ये साइन है। और ऑक्सीजन जो है आंशिक रूप से जो है ऋणात्मक, ये पार्शियली जो है निगेटिव हो जाता है। एक जल अणु का जो है हाइड्रोजन दूसरे जल अणु के हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन बंध से जो है ये बंधे रहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बंधों की तुलना, जो अभी तक हमने पढ़ा है बंध के प्रकार देखेंगे और कैसे बनता है, और इसके एग्जाम्पल जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल आप लोग याद करते रहिएगा कि किसमें जो है कौन सा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरण के द्वारा बनता है, जो कि ये धातु धातु के साथ साथ जो है अधातु में बनता है। अगर सहसंयोजक बंध की बात करें तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का जो है साझा करके जो है बनता है, और ये जो है अधातु में बनता है। और धात्विक बंध जो होता है मेटेलिक बॉन्ड, इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण बनता है, जो कि विद्युत के जो है अच्छा ये चालक होते हैं। जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया और एजी हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो इसमें आंशिक, ये शब्द याद रखिएगा, आंशिक धनात्मक और ऋणात्मक आकर्षण के कारण बनता है। किसमें, जैसे NH3 में, और उसके बाद में जल में जो है ये एग्जाम्पल जो है आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे पूछ सकता है कि जल में जो है कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ जल में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि आयनिक बंध, ये सब तो हमने बात किया कि आयनिक बॉन्ड जो होता है ये धातु अधातु के बीच बनता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण पर निर्भर करता है। सहसंयोजक बंध होता है ये अधातु के बीच बनता है और इलेक्ट्रॉन साझा करके बनता है। साझा, ये की पॉइंट है, जो है साझा करके बनता है, और इसमें
इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ट्रांसफर के द्वारा बनता है। उसके बाद में धात्विक बंध में इसमें धातु परमाणुओं से जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये जो है इसको जो है बी के बॉन्ड कहते हैं, बिग हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि कमजोर, ये कमजोर होता है लेकिन महत्वपूर्ण बंध होता है, जो जल और जैविक प्रणालियों में जो है पाया जाता है। तो अब हम लोग जो है ये परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो है जानने वाले हैं, ठीक है। तो परमाणु संरचना जैसे यहाँ पे सोडियम हो गया, तो आपका ये मान लो कि ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके चारों ओर जो सेल रहते हैं इसमें जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये सभी को पता होगा। और जो ये न्यूक्लियस होता है इसमें जो है प्रोटॉन और उसके बाद में न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। परमाणु संख्या ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जो है देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि परमाणु संरचना वह संरचना है जिसमें हमें परमाणु के भीतर मौजूद सूक्ष्म कणों के बारे में जो है अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसमें जो सूक्ष्म कण के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है उसके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। तो एक परमाणु में जो है 3 मुख्य कणों से बना होता है, कोई भी परमाणु हो गया तो उसमें जो है प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब हम इसकी जो है स्थिति के बारे में बात करते हैं, जैसे कोई परमाणु हो गया, ठीक है, एटम हो गया। तो इसमें जो है न्यूट्रॉन यहाँ पे न्यूक्लियस में पाया जाएगा, देख सकते हैं न्यूट्रॉन के अंतर्गत, ये न्यूक्लियस के अंतर्गत जो है प्रोटॉन पाया जाएगा और उसके बाद में न्यूट्रॉन पाया जाएगा, ये सभी को पता होगा। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन, ये आपका ये परमाणु हो गया कोई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है परमाणु जो है पदार्थ का सबसे बुनियादी और सूक्ष्म भाग होता है। प्रत्येक परमाणु में एक केंद्रीय, जो कि यहाँ पे एक नाभिक होता है, इस प्रकार से ये आपका ये नाभिक हो गया। और इसके चारों ओर जो है परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि निगेटिव होते हैं, ठीक है। और नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, अभी जैसा कि हमने बताया कि प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर, ये नाभिक में स्थित होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो एटम के बारे में हमने देखा। अब यहाँ पे जो है एक एक कण के बारे में देखते हैं, जो परमाणु में कण पाया जाता है। जैसे आपका हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा, और यहाँ पे प्रोटॉन और उसके बाद में न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो प्रोटॉन की अगर बात करें तो ये जो है धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे। अगर स्थान की बात करें तो ये नाभिक के भीतर पाया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका मास जो है एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। वैलेंसी की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या से ही जो है तत्व का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर जेड ज्ञात किया जाता है। किस प्रकार से, जैसे क्योंकि जो है जेड बराबर पी बराबर ई होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में ई के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे हो गया सोडियम, हो गया सोडियम पे जब बैलेंसी होता है तो ये इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है, इतना ही इक्वल होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि प्रोटॉन की संख्या से ही जो है, प्रोटॉन की संख्या से ही तत्व की परमाणु संख्या का जो है निर्धारण किया जाता है। उसके बाद में न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर जो है कोई चार्ज नहीं होता है। स्थान, अगर स्थान की बात करें तो यह नाभिक के जो है भीतर पाया जाता है, और इसका मास जो है प्रोटॉन के लगभग समान होता है, जो कि एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। अगर कार्य की बात करें तो न्यूट्रॉन जो है परमाणु की स्थिरता जो है बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये नाभिक है, तो इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो ये जो है ये निगेटिव इस पे चार्ज होता है। स्थान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है अ, ऊर्जा स्तर में जो है परिक्रमा करता है, और इसका मास जो है बहुत कम होता है, 1/1836 AMU होता है, ठीक है। और वैलेंसी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है परमाणु के रासायनिक गुणों और अभिकार को, अभिक्रियाओं का जो है निर्धारण करता है। इस पे जो है रासायनिक गुण क्या होते हैं अलग अलग एटम में, और उसकी अपक्रियाओं का जो है ये निर्धारण करता है। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा, प्रोटॉन के बारे में देखा और न्यूट्रॉन के बारे में देखा। अब यहाँ पे हम नाभिक के बारे में देखते हैं, ठीक है। नाभिक जो है परमाणु का केंद्रीय भाग होता है, इस प्रकार से ये नाभिक हो गया आपका।
नाभिक ये केंद्रीय भाग होता है और नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं और ये परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान जो है प्रदान करते हैं, ठीक है। और नाभिक का आकार जो है परमाणु के कुल आकार के मुकाबले बहुत छोटा होता है, लेकिन यह बहुत घना होता है। जो नाभिक होता है ये परमाणु के आकार का ये बहुत ही घना होता है, इसमें जो डेंसिटी रहती है अधिक रहती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो आइसोटोप्स और आइसोबार से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइसोटोप्स क्या होता है, जिसमें जो है परमाणु संख्या समान रहती है। कोई भी दो एटम हो गया उसके जब परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु संख्या की बात करें तो जेड, जेड यहाँ पे जो है Z1 इक्वल टू Z2 होता है। तो जेड बराबर ये आपको सूत्र पता होगा, जेड बराबर पी बराबर ई होता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ये इतना बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के। तो परिभाषा में लिख सकते हैं कि आइसोटोप्स जो होता है ये परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जो है समान होती है, अर्थात इसमें जो परमाणु संख्या होती है ये समान होती है, ठीक है। लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या रहती है अलग अलग होती है। यहाँ पे देख सकते हैं द्रव्यमान संख्या जो है अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे जो जेड होता है परमाणु संख्या ये समान होती है। अगर यहाँ पे ये एग्जाम में आपके पूछा गया है कि हाइड्रोजन के जो है आइसोटोप्स बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये आप लोग जो है याद किए रहिएगा। इसमें जो है एक प्रोटॉन पाया जाता है और 0 न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसमें जो है यहाँ ड्यूटेरियम की बात करें तो इसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है, एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। और ट्राइटियम में ये एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब किस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जेड बराबर क्या होता है, पी बराबर ये होता है, ठीक है। इसी के सहारे हम ज्ञात करेंगे। प्रोटियम का जो है एक होता है, तो एक यहाँ पे ये परमाणु क्रमांक एक हो जाएगा और उसके बाद में ये प्रोटॉनों की संख्या इसमें एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक हो जाएगा। अगर ड्यूटेरियम की बात करें तो यहाँ पे दो है, तो एक प्रोटॉन इसमें हो जाएगा। सभी का जो है परमाणु क्रमांक एक ही रहेगा, ठीक है। परमाणु संख्या यहाँ पे देख सकते हैं समान है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जेड का मान जो है सब में एक ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है जेड बराबर पी होता है। तो अगर सबका परमाणु क्रमांक समान है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या एक है, प्रोटॉनों की संख्या एक है, प्रोटॉनों की संख्या एक है। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये बराबर होता है जेड प्लस एन। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है तो ए माइनस जेड बराबर एन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब इसमें हम देखते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं ए का मान एक होता है। ये प्रोटियम के लिए प्रोटियम के लिए क्या होगा कि यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या अगर ज्ञात करें तो ए का मान एक होगा और उसके बाद में जेड का मान एक होगा, तो इस प्रकार से ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में ड्यूटेरियम की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ए का मान जो है, ए का मान यहाँ पे क्या होगा, ए का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे जेड का मान यानी परमाणु क्रमांक का मान एक होगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे एक हो जाएगा। ये ड्यूटेरियम का जो है एक न्यूट्रॉन इसमें पाया जाएगा। अब हम अगर बात करें ट्राइटियम की, ट्राइटियम इस प्रकार से ट्राइटियम की बात करें तो इसमें जो है ए का मान 3 होता है और उसके बाद में ये जेड का मान जो है 1 होगा, तो यहाँ पे 2 आपका न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ है ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आइसोटोप्स के उपयोग क्या होते हैं, ये वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है और विकिरण चिकित्सा में जैसे कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कार्बन 14 का जो है कार्बन डेटिंग में किया जाता है। और ऊर्जा उत्पादन में यूरेनियम 235 ये नहीं आया है अभी तक, जो है आपके एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, जब टॉपिक में दिया है तो सब कुछ जो है याद करते चलिए। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार में होता है जो द्रव्यमान संख्या होती है A1 इक्वल टू A2। अगर कोई भी एटम, दो एटम हो गया उसके जो है द्रव्यमान संख्या अगर समान है तो उसको जो है हम लोग आइसोबार कहते हैं। लेकिन इसमें जो होती है ये परमाणु संख्या जो होता है ये समान नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे परमाणु संख्या मतलब यहाँ पे जेड बराबर पी बराबर ई। जहाँ पे हम अगर परमाणु संख्या समान नहीं तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान नहीं रहेगी, अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन उसका जो है कुल द्रव्यमान जो है समान रहता है, जो द्रव्यमान होता है एटॉमिक मास होता है ये समान रहता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें जैसे कार्बन 40 हो गया, कैल्शियम 40
ये सॉरी ये कैल्शियम है Ca, कैल्शियम और उसके बाद में आर्गन 40। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें परमाणु ये द्रव्यमान संख्या जो है समान होती है। इसमें देख सकते हैं अगर कार्बन 40 की बात करें तो इसमें 20 प्रोटॉन पाया जाएगा, 20 न्यूट्रॉन पाया जाएगा, द्रव्यमान संख्या ये 40 है। उसी प्रकार से इसमें देख सकते हैं जो आर्गन 40 होता है इसमें 18 प्रोटॉन, 22 न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या 40 पाया जाता है। ये सूत्र जो है Z बराबर P बराबर E, एक ये हो गया और उसके बाद में एक क्या होता है A बराबर Z प्लस N। तो यहाँ पे ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर ले। इस पे जो है न्यूमेरिकल आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि ये इसके जो अगर बात करें तो ये 2016 में जो है बन चुका है। ठीक है, इसमें किस प्रकार से जो है न्यूमेरिकल बनता है उसको अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको हम बता देते हैं। एक मिनट। यहाँ पे न्यूमेरिकल किस प्रकार से आपके एग्जाम में ये 2016 में आया हुआ है, 2016 का क्वेश्चन है। इसमें इस प्रकार से पूछा गया है कि किसी तत्व का जो है परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है जेड, जेड का मान कितना है 15 दिया था और उसके बाद में द्रव्यमान संख्या ए का मान जो है 40 दिया हुआ है। अब इसमें पूछा गया है कि तत्व के परमाणु के नाभिक में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या, ये न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा गया है। ठीक है, ये 2016 का क्वेश्चन है। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि z बराबर P बराबर E, हमको ये ज्ञात है। z का मान अगर 15 दिया है तो प्रोटॉनों की संख्या जो है 15 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर अब उसके बाद में हमको क्या न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, जो कि प्रोटॉनों की संख्या, z का मान हमको 15 हो गया, a का मान कितना है 40 हो गया और p का मान कितना 15 हम ज्ञात किए और इलेक्ट्रॉन का मान 15। अब हमको न्यूट्रॉनों की संख्या ये पूछा गया है कि कितना होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि बी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि z बराबर p बराबर ये नहीं होता है a बराबर z प्लस n। अब यहाँ पे a का मान यहाँ पे देख सकते हैं a का मान जो है 40 दिया है और उसके बाद में z का मान 15 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या अब आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे 40 माइनस 15 हो जाएगा और न्यूट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा ये 5 5 10 हो जाएगा, 3 में से 1 गए 2, तो 25 जो है यहाँ पे आपका न्यूट्रॉनों की संख्या आएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 25 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर जो है यहाँ से जो है आप लोगों को मिल गया। तो इस प्रकार से जो है न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, जो कि हमने अभी देखा। तो यहाँ हम लोग जो है बात कर रहे थे आइसोबार की। आइसोबार की अगर हम बात करें तो यूरेनियम जो है 235 हो गया, यूरेनियम 235 और थोरियम 234। इसमें अगर बात करें तो ये जो है ये केवल आप लोग क्या करिए कि ये कैल्शियम, कैल्शियम और आर्गन, आर्गन का ये एग्जाम्पल जो है आप लोग याद रखिए। यहाँ से जो है एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि आइसोबार क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल बताइए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है पर्याप्त है आप लोगों के लिए। यूरेनियम को जो है रहने दीजिए, अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, वहां से आप लोग याद कर लीजिएगा। आइसोबार का उपयोग क्या होता है कि परमाणु ऊर्जा में जैसे यूरेनियम और थोरियम के आइसोबार्स का उपयोग करके जो है परमाणु रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में अगर बात करें तो जहाँ एक ही द्रव्यमान संख्या वाले लेकिन अलग अलग तत्वों का जो है उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग समराइज करके जो है देख लेते हैं विशेषताएं आइसोटोप्स और उसके बाद में आइसोबार के। इसमें क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या जो है समान होती है, यानी परमाणु क्रमांक इसमें Z1 बराबर Z2 होता है और यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे
न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। आइसोबार की बात करें तो आइसोबार में जो है प्रोटॉनों की संख्या अलग होती है, यानी यहाँ पे A1 इक्वल टू A2 होता है, ठीक है। तो यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है और इसमें जो है ये समान होती है। अगर यहाँ पे द्रव्यमान संख्या की बात करें तो ये अलग होता है इसमें, और इसमें समान होता है क्योंकि A1 इक्वल टू A2 होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कार्बन 12 हो गया, कार्बन 14 हो गया, हाइड्रोजन में जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। उसके बाद में कैल्शियम और आर्गन, ये आप लोग दो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। उसके बाद में प्रयोग की बात करें तो डेटिंग, कार्बन डेटिंग में प्रयोग किया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में, और विकिरण आदि में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका परमाणु ऊर्जा या विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नोट में क्या है कि आइसोटोप्स और आइसोबार दोनों के रासायनिक और भौतिक गुण जो है अलग अलग होते हैं, और इनके विशिष्ट उपयोग भी जो है अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे किया जा सकता है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। जो ऊर्जा स्तर के बारे में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर निर्धारित ऊर्जा स्तर में रहते हैं, जिन्हें जो है कक्षा सेल कहा जाता है, और हर ऊर्जा स्तर में एक निश्चित संख्या में जो है इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। उदाहरण जैसे देख सकते हैं कि पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, जैसे के, एल, एम, एन, आप लोग देखते हैं ना, इस प्रकार से नाभिक हो गया इस प्रकार से। तो ये के, एल, एम, एन, ठीक है। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 8 होगा, 18, उसके बाद में 32। यहाँ से शुरू होगा स्टार्टिंग, 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर इसमें 18 और उसके बाद में इसमें 32, ठीक है। तो ये ऊर्जा स्तर के बारे में अगर पूछ ले तो आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित संख्या पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन के वितरण की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी परमाणु के चारों ओर जो है विभिन्न ऊर्जा स्तर में वितरित होते हैं, और बाहरी ऊर्जा स्तर पर स्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। इन्हें जो है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो यहाँ पे देख सकते हैं ये नाभिक हो गया, मान लो किसी एटम का ये नाभिक हो गया, इसके चारों ओर जो मान लो कि ये आउटर मोस्ट सेल जो होता है, यही इलेक्ट्रॉन रासायनिक अपक्रिया में जो है जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन होता है वही रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। तो एक ही तत्व की वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसकी कक्षा पर जो है निर्भर करती है। जो वैलेंसी होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर और उसके सेल पर यानी कक्षा पर निर्भर करता है। अब हम लोग जो है अलग अलग मॉडल की बात करते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन जो है हो सकता है जब सिलेबस में दिया है तो पूछ सकता है। अब यहाँ पे अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की बात करें तो रदरफोर्ड में जो है 1911 में एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिनमें उन्होंने परमाणु को जो है एक केंद्रित नाभिक के रूप में जो है बताया है। जो परमाणु होता है वो केंद्रीय नाभिक होता है, ठीक है। उनके अनुसार क्या होता है, नाभिक में जो है प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं। उसके बाद में नील्स बोहर का परमाणु मॉडल आता है। ये क्या कहते हैं कि नील्स, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर में जो है चक्कर लगाते हैं, और जो निश्चित निश्चित कक्षाओं में जो है चक्कर लगाते हैं, कक्षा में ही ऊर्जा के साथ साथ जो है परिक्रमा करते हैं, और इन्हीं को जो है क्वांटम संख्या कहा जाता है, क्वांटम कक्षाएं कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आधुनिक मॉडल की बात करें तो आधुनिक मॉडल जो है, आधुनिक परमाणु मॉडल का सुझाव देने वाले वैज्ञानिक का नाम है डब्ल्यू डेविस और हाइजेनबर्ग जैसे प्रमुख नाम है। इस मॉडल के अनुसार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ पर नहीं चलते, बल्कि वह ऑर्बिटल में होते हैं, जो संभावनाओं के आधार पर जो है परिक्रमा करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं परमाणु संख्या क्या होती है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो परमाणु संख्या क्या होता है कि किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को जो है परमाणु संख्या कहते हैं, जो कि Z बराबर P होता है, ठीक है। तो किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है उसी को जो है हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है क्योंकि इसके नाभिक में जो है एक प्रोटॉन होते हैं। अब मास नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा A बराबर Z प्लस N। यहाँ पे लिख सकते हैं A बराबर, क्योंकि Z का मान जो है Z बराबर P होता है, तो इसीलिए यहाँ पे P लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही परिभाषा में लिख सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान, यहाँ द्रव्यमान ये हो गया, और उसके बाद में उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, ये प्रोटॉन हो गया, और उसके बाद में न्यूट्रॉनों की संख्या के योग का होता है, ठीक है।
इस प्रकार से एग्जाम्पल ज्ञात करके आप लोग समझा सकते हैं। अब परमाणु संख्या यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जेड से जो है डिनोट करते हैं, तो वही है जो अभी हमने बात किया। उसके बाद में मास नंबर के बारे में बात किया। यहाँ पे जो अभी हमने बताया कि ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ये जो है हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इसके बारे में भी हमने बात किया। प्रोटॉन क्या होता है इसको भी बात किया कि प्रोटॉन को जो है ये इस पे चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर जेड परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने बात किया कि जो है ये ऋणात्मक चार्ज होता है इस पे। ठीक है, और ये परमाणु के जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर जो है ये चक्कर लगाता है निश्चित कक्षाओं में। उसके बाद में न्यूट्रॉन के बारे में भी हमने बात किया। ठीक है, ये जो सूत्र बताए हैं अभी हमने जो बताया है ये बराबर जेड प्लस एम, और उसके बाद में जेड बराबर पी बराबर ई। ये आप लोग जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एक नंबर इससे फिक्स है। परमाणु संख्या यहाँ पे देख सकते हैं, वही जो है ये सूत्र यहाँ पे लिखा है फार्मूला। ये परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या। यहाँ पे आप इस प्रकार से ये इतना से जो है अगर याद है तो आप लोग एक नंबर फिक्स है। उसके बाद में यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो है जेड बराबर 8 होता है। ठीक है, और ए बराबर क्या होता है 16 होता है। ठीक है, अगर इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो ए बराबर क्या अभी हमने बताया कि ए बराबर जेड प्लस एन होता है। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो इसमें जो है ये 16 हो जाएगा और जेड का मान 8 है तो 8 यानी न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। किस प्रकार से, क्योंकि अभी तक हमने ज्ञात किया जेड बराबर क्या होता है 8 होता है और ये बराबर इसका 16 होगा। उसके बाद में हमने न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात किया। अब यहाँ पे ये हमको पता है कि जेड बराबर पी बराबर ये होता है, तो जेड का मान 8 हो गया, तो प्रोटॉनों की संख्या 8 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। तो यहाँ पे इस प्रकार से न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, ये 8 हो गया। प्रोटॉनों की संख्या जो है 8 हो गया और इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में हमने जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु मास कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब किसी भी कुछ भी पूछ ले जो है किसी परमाणु का, उसके लिए जो है 1 से लेकर 20 तक आप लोग जो है परमाणु क्रमांक याद करे रहिए। ठीक है, या तो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ऑक्सीजन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, क्लोरीन का हो गया, उसके बाद में सल्फर का हो गया, ये सभी जो है आप लोग याद किए रहिए। उसके बाद में कार्बन परमाणु की यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो परमाणु क्रमांक के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो है आप लोग जो है याद कर ले जाएंगे आराम से। जैसे इसमें हो गया ये कार्बन के बारे में, तो इसका जेड 6 होता है, मास नंबर 12 होगा, तो 12 माइनस 6 होगा, यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम देखते हैं ये हमारा टॉपिक जो है परमाणु क्रमांक यानी जो मॉडल होता है सब कुछ ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में भी हमने बात किया। अब हम बात कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण रासायनिक नाम और उसके सूत्र क्या होते हैं और उसके उपयोग क्या होते हैं, यहाँ से जो है एक नंबर पूछा जाता है। अब जल का जो है जल का सूत्र आप लोगों को पता होगा H2O होता है। इसका क्या प्रयोग होता है कि जीवन के लिए जो है आवश्यक होता है, पीने खाना पकाने कृषि आदि में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, इसका प्रयोग जो है नमक के रूप में किया जाता है, खाद्य संरक्षण के रूप में किया जाता है और जल के शोधन के रूप में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ से ये इसका सूत्र पूछा गया है कि इसका सूत्र जो है H2SO4 होता है, रासायनिक उद्योग में किया जाता है और उसके बाद में खाद्य उद्योग में और बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये पेट की अम्ल का जो है प्रमुख घटक होता है और रासायनिक उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, ये श्वसन प्रक्रिया में जो है हमारे श्वसन के द्वारा निकलती है और ऑक्सीजन जो है ग्रहण करते हैं। कार्बोनेटेड पेय और ग्रीन हाउस गैस में जो है इसका प्रयोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो H2 हो गया, इसका जो है जल में हाइड्रोजन का स्रोत होता है और रासायनिक उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH होता है, इसका शराब औषधि और साल्वेंट के रूप में जो है किया जाता है।
अब हम अमोनिया की बात करते हैं तो इसका जो है उर्वरक उद्योग और सफाई, ये अमोनिया के बारे में नहीं पूछा गया। नाइट्रिक अम्ल हो गया, उर्वरक बनाने में, रासायनिक सिंथेसिस में और विस्फोटक बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, जैसे KMnO4 हो गया, चूना हो गया, ये जो है आपके एग्जाम में आ चुका है कि चूना का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कागज उद्योग में किया जाता है और जल के शोधन में और सीमेंट निर्माण में जो है ये चूना का प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये साबुन बनाने में किया जाता है। और उसके बाद में एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 ऑफ होल थ्राइस, ये जल शोधन में और रंगीन पदार्थों में और पेपर उद्योग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ताम्र सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट। उसके बाद में पानी का बर्फ है CO2, इसे जो है ठोस ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये पानी का बर्फ कहते हैं, ठीक है। तो शीतलन विशेष प्रयोगों में आर्टिफिशियल बर्फ में जो है इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये यहाँ पे देख सकते हैं जब बाई लग जाएगा तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट NaCO3 होता है, लेकिन जब बाई लगेगा तो यहाँ पे H बीच में आ जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा में और उसके बाद में एंटासिड और सफाई में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके एग्जाम में जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है। तांबा का जो है कॉपर होता है, कॉपर ये बिजली के तारों में, पिगमेंट में और रासायनिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सभी जो है सूत्र हैं, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरो ऑक्साइड, ये H2O2 होता है कीटाणुनाशक में, और बालों को जो है ब्लीच करने में, घाव की सफाई के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो है ये सभी नहीं पूछा गया है, बिल्कुल आप लोग याद कर सकते हैं। जो पूछा गया है उसको हमने बता दिया है, जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे इस प्रकार से जो है हमारा ये यूनिट नंबर 10 जो है बिल्कुल कंप्लीट होता है। यूनिट नंबर 10 बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और ये जो है ये 2016 में ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पे पूछा गया था न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में इसके आगे अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया है आपका यूनिट। इसके आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं हमसे। और उसके बाद में वीडियो किस प्रकार से लगा, ये आपका 9 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। प्रीवियस ईयर देखना चाहें आप साइंस का तो जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद में वीडियो किस प्रकार से लगा जो है आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसके आगे का यूनिट जो है कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।